गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन पीडियाट्रिक्स। पहले तो कुछ नॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं सो दैट वी कैन रिवाइज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पार्ट होता है डाइट का जिसमें एनर्जी यील्डिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, बट दे आर नेसेसरी टू कीप अस हेल्दी। दे हैव अ प्रोटेक्टिव रोल एंड आर नीडेड टू एनहांस द इम्यूनिटी। तो बहुत न्यूट्रिशनल भी है एंड इम्यूनिटी भी है इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हम क्या प्रेफर करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए? 60 to 70% होना चाहिए हमारी डाइट में। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम लोग 30% से भी कम है हमारी कार्बोहाइड्रेट का मतलब इनटेक। तो इससे क्या हो सकता है? कीटोसिस, वेट लॉस एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, फैट 9 किलो कैलोरी एंड फाइबर एंड वाटर इज 0 किलो कैलोरी। दे डोंट गिव कैलोरी बट दे आर इसेंशियल इन आवर डाइट। फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स को और क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन डाइजेस्टेबल और अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये मतलब डाइजेस्ट नहीं होते, इनमें बहुत ही कम न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, बट स्टिल दे आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गट। क्यों? क्योंकि एक तो ये एलिमिनेट करते हैं वेस्ट को, बल्क बढ़ाते हैं स्टूल्स में, एक फुलनेस की सेंसेशन कि फुल हो गया पेट। बाइल एसिड से बाइंड करते हैं, मेंटेन द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। कितना रिक्वायर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट? 55 to 60%। फिर हम आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन अबंडेंट सब्सटेंस है बॉडी में आफ्टर वाटर। इसमें हमें याद करना होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसका निमोनिक था द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी इल। T से है थ्रेओनिन, P से है फेनाइल एलानिन, M से है मिथ्योनिन, V से है वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। इसमें एक और होता है कि हिस्टेडिन एंड आर्जिनिन, ये होता है सेमी एसेंशियल। क्यों? क्योंकि हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं और बच्चों में क्या होता है कि ये जो दो हैं हिस्टेडिन एंड आर्जिनिन बनाने की कैपेसिटी नहीं होते। दे ओनली अचीव दिस कैपेसिटी व्हेन दे बिकम अडल्ट्स। तो अडल्ट्स में दे आर नॉट एसेंशियल बट इन चिल्ड्रन दे आर एसेंशियल, सो वी ऑल्सो कॉल देम एज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, सीरियल जो ये वही है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है। इसमें क्या होता है कि सीरियल ग्रेन्स आर डेफिशिएंट इन लाइसिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, बट पल्सेस आर रिच इन लाइसिन एंड दे आर लेस इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, मेनली मिथ्योनिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को कंबाइन कर देंगे बिकॉज एक की डेफिशिएंसी दूसरा पूरा कर दे रहा है। एग प्रोटीन की हाईएस्ट न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, इस वजह से उसको रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। ये 100% एग खा जाते हैं कि जितना भी आप एग खाते हो तो उसका पूरा का पूरा जो प्रोटीन है आप यूज़ करते हो, ऑलमोस्ट 100%। एनिमल प्रोटीन इज़ हायर दैन मतलब मोर वैल्यूएबल दैन प्लांट प्रोटीन। कितना रिक्वायरमेंट होता है हमें प्रोटीन का? 10 to 12% होता है। फिर हम आते हैं फैट्स में। फैट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, जो पॉली अनसैचुरेटेड है वो डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो इसका एग्जांपल क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड्स का लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, डिग्री ऑफ जो सैचुरेशन होती है वो बताती है कि फ़ैट सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा सैचुरेशन होगा उतना ज़्यादा वो सॉलिड होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस एंड ट्रांस। सिस वाला न्यूट्रिशनली गुड होता है पर ट्रांस वाला अच्छा नहीं होता, दे आर बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब क्या होता है कि आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स कब बनते हैं? जब हाइड्रोजन इज पास थ्रू द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल टू मेक देम सॉलिड। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ LDL मतलब लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लोअरिंग द लेवल्स ऑफ HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, फिर EP एंड DHA दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स के थ्रू बनते हैं, सॉरी फैटी एसिड्स के थ्रू बनते हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड इम्प्रूव द इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर EFA की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? एक तो ब्रेन नहीं बनेगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ सिजेट कर जाएगी, बंद हो जाएगी, एलोपेशिया होगा, डायरिया, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, decreased calcium absorption, decreased calcium deposit in bone and decreased bone strength। फिर हम आते हैं विजिबल फैट में। ऐसा कोई भी फैट जो नॉर्मल मतलब किसी भी ब्रेड, रोटी, चावल में थोड़ा अमाउंट फ़ैट का होता है पर हमें विजिबल आई से नहीं दिखता है, मतलब नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, तो वो होता है इनविजिबल फैट। और विजिबल फैट जो हम देख सकते हैं घी,
मक्खन सब सामने जो रखा होता है वो हो गया हमारा विजिबल फैट। तो क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट में सैचुरेटेड फैट कितना होना चाहिए, लेस देन 7%। 10% पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, 13% मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे एनर्जी में, अब हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि 3 क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं इन अर्ली लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो अराउंड 6 मंथ जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है तब उसका बहुत बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है। जब वो 1 से 2 साल का होता है तो भी उसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर प्यूबर्टी में भी हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है 3 जगह। जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं 1 से 2 साल के बीच में, जब फिजिकल एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो गर्ल्स में होती है 10 to 12 ईयर्स में, और 15 to 18 ईयर्स में बॉयज़ में होती है। ठीक है, फिर ये सिंपली कैलकुलेट कैसे करना है। अगर किसी का वेट 100 kg है, 100 kg है, तो कितना किलो कैलोरी लेंगे, 1000। अगर उसका वेट ज़्यादा है, मतलब 10 से ज़्यादा है 20 से कम है, तो हम कह देंगे ऊपर वाला बेस लाइन लेंगे 1000 किलो कैलोरी प्लस 50 किलो कैलोरी फॉर ईच वेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का वेट अगर 15 है तो इसमें क्या होगा कि मैंने 100 किलो कैलोरी तो 1000 किलो कैलोरी तो ली है, मैं 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, टोटल आ गया 1250 किलो कैलोरीज। अगर अब वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो इसमें हम 150 किलो कैलोरी बेस लाइन लेंगे एंड 20 हम लेंगे हर फॉर ईच kg अबव 10। ठीक है, तो इसमें जैसे 30 kg है तो 1500 किलो कैलोरी हमारी बेस लाइन हो गई। और क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कितना है 20, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। हमने इसको इसमें प्लस कर दिया, ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया। 200 किलो कैलोरीज हमने इसमें ऐड कर दी। फिर हम आते हैं इसमें कि इन्फेंट्स को कितना चाहिए होता है 0 से 6 मंथ्स में 90 किलो कैलोरी पर kg पर डे और प्रोटीन 1.2, और 6 से 6 महीने 6 to 12 मंथ्स में 80 किलो कैलोरी पर डे एंड 1.7 ग्राम पर किलो कैलोरी प्रोटीन चाहिए होता है। अब ये टेबल है अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो इसमें आप क्या याद कर सकते हैं। फर्स्ट तो नॉर्मल चीज़ें जो लोग बोलते हैं या फिर जो भी ओपीडी में लेकर आते हैं, मिल्क हो गया, मिल्क काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क में डिफरेंस पता होना चाहिए। एग का पता होना चाहिए, इसका जो 6 का रूल है 60 ग्राम का होगा, 6 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक है, ऐसे करके। सीरियल्स में आप एक चपाती का पूछ सकते हैं, राइस का पूछ सकते हैं, खिचड़ी का पूछ सकते हैं, 1 कटोरी कितनी होती है एंड ऑल दैट। पल्सेस में मूंग और अरहर, मतलब ये दाल और सोयाबीन याद करनी होती है। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी हैं एंड फ्रूट्स में बनाना वेरी कॉमन होता है, बनाना। तो ये हो गया इसका। फिर हम आते हैं बैलेंस डाइट। तो इंडिया में नॉर्मल बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 55 to 60% है, फैट 25 to 30% एंड प्रोटीन 10 to 12% है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं सीरम बैलेंस डाइट पे। ठीक है, तो नॉर्मल बैलेंस डाइट फॉर वेरियस एज ग्रुप्स, जब एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड कर रहे होते हैं 0 से 6 मंथ्स में, तब हम यूज़ करेंगे बैलेंस डाइट। तो हम बच्चे को हमेशा माँ का दूध देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज़ रिच इन IgA एंटीबॉडीज़, सो इट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेक्शन एंड स्ट्रेंथन्स हिज इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है 6 महीने के बाद, ठीक है, एंड इट इज़ मतलब ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने बाद बंद नहीं होती है, दोनों साइमल्टेनियसली 7/7 चलते हैं। ठीक है, देन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग फूड फॉर यंग चिल्ड्रन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम स्मॉल एनर्जी डेंस फीड्स दें। एनर्जी डेंस फीड्स मतलब थोड़ा सा भी अगर हम उसको इस चीज़ की मतलब अमाउंट खिलाते हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों का पेट छोटा होता है, मतलब उनका साइज़ छोटा होता है, पर उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, सो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ही खा के उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं एनर्जी डेंस फीड्स हो, स्मॉल इंटरवल्स पे दें। ठीक है, सो दैट ये इंश्योर है कि चाइल्ड एनर्जी इनटेक सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर एक अमाइलेज रिच फूड होते हैं, ठीक है, ये माल्टेड फूड होते हैं, ये विस्कोसिटी ऑफ फूड्स को लो कर देते हैं, तो हम इनको चाइल्ड में ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो अब आ गया अंडर न्यूट्रिशन। जितना भी मैंने स्किप किया है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ऑल अ कम्युनिटी मेडिसिन। व्हाट वी वांट टू रीड इज़ पीडियाट्रिक्स। अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें पहले आता है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन में दोनों अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन आता है। ओवर न्यूट्रिशन मतलब ओबेसिटी।
अंडर न्यूट्रिशन को हम कभी कभार यूज़ कर लेते हैं इन रेफरेंस टू मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पहले आते हैं, ये 3 टर्म्स पता होने चाहिए, ये PSA में भी थे। ये अंडरवेट है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, ठीक है। अगर इंसान जो बच्चा है वो लो वेट फॉर एज है, मतलब उसका वज़न उसकी उम्र के मुताबिक नहीं मिल रहा है और वो लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिविएशंस है और WHO ग्रोथ स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब कि वो अंडर वेट है, ठीक है। और ये कब दिखता है? जब भी बच्चा एक्यूट मैल न्यूट्रिशन के साथ आता है, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन के साथ आता है। स्टंटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें लो हाइट फॉर एज होता है एंड इट इज़ ऑल्सो बिलो -2 स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टंटिंग क्या इंडिकेट करता है कि क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन है। वेस्टिंग क्या होता है? लो वेट फॉर हाइट, ये भी क्रॉनिक न्यूट्रिशन के लिए होता है, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के लिए होता है। इसमें भी वैल्यू जो होनी चाहिए लेस देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम होनी चाहिए। अ वेस्टेड चाइल्ड हैज़ थिन अपीयरेंस। Wasting indicates acute undernutrition as result of recent food deficit or an acute illness such as diarrhea. तो आई एम सो सॉरी, ये एक्चुअली एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है, ठीक है। फिर एक इन्होंने ये दे रखा है लेंथ के बारे में। तो लेंथ जब भी हम काउंट करते हैं, अगर वो लेट के हम उसकी लेंथ ले रहे हैं, अगर सेंटीमीटर मतलब इंच टेप से ले रहे हैं तो दैट इज़ लेंथ। अगर वो खड़ा हुआ है देन दैट इज़ योर हाइट, ठीक है। फिर हमारे पास एक टर्म आता है इडियमेटस मैल न्यूट्रिशन। अगर इडियमा प्रेजेंट होता है इस अंडरवेट चाइल्ड में, जो जनरली किस में दिखते हैं? क्वाशियोकर में, ठीक है। तो 3 डिजीजेज हम पढ़ेंगे, मरास्मस, क्वाशियोकर एंड मरास्मिक क्वाशियोकर। एपिडेमियोलॉजी में आगे उससे पहले हम देख सकते हैं, ये टेबल है वेट फॉर अंडर न्यूट्रिशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अंडरवेट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग दोनों है और हमने इसको डिवाइड कर रखा है मॉडरेट एंड सीवियर में। मॉडरेट मतलब कि क्या है? लेस देन -2 डिग्री स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और सीवियर क्या है? 3 से भी अगर लेस देन 3 डिग्री स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। देन यार ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months of life 20 to 30% of children are already undernourished and are often born with low birth weight, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कि बच्चे अंडर नरिश्ड क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनका बर्थ वेट ही बहुत लो होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 1000 दिन होते हैं लाइफ के, वो विंडो पीरियड होता है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है उसमें दोनों ग्रोथ होती है, एक तो फिजिकल ग्रोथ होती है और एक मेंटल ग्रोथ होती है, ठीक है। लेंथ एट 2 years इज़ द प्रेडिक्टर ऑफ अडल्ट हाइट एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो हमने बता दिया कि अगर हाइट इतनी अचीव कर ली तो आगे जाके वो कितनी अचीव करेगा। और फिर ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है? ऑलमोस्ट 2 years पर अडल्ट के साइज़ का हो जाता है। So brain achieves a near adult size by 2 years of age and it is practically impossible कि अगर फर्स्ट 2 years of age में हमने उसको बच्चे को खाना नहीं दिया या फिर किसी भी चीज़ से डिप्राइव रखा तो बाद में वो कंपनसेट हो जाएगा, मतलब कि बाद में अगर हम खाना देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट 2 years आर वेरी क्रूशियल, ठीक है। एंड इट इज़ इरिवर्सिबल, जो जितनी भी ग्रोथ होगी उसके बाद ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो इट विल बी सिंपली टू लेट फॉर द चाइल्ड, ठीक है। तो 1 से 2 years यू हैव योर दिस इम्पॉर्टेंट डे एंड फर्स्ट 1000 years को हम विंडो पीरियड भी कहते हैं बच्चे की हेल्थ के लिए। डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो होते हैं बच्चे के इंडिविजुअल लेवल पे। इसमें क्या हो सकता है कि अगर वो लो बर्थ वेट है या फिर उसको इलनेस है जैसे डायरिया, निमोनिया या फिर इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है, ठीक है। 3 कार्डिनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं अंडर न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन एंड लो फूड इनटेक। हमें पता चल गया लो बर्थ वेट है बेबी, इन्फेक्शन में भी अब डायरिया, निमोनिया, ठीक है। सो दिस इज़ देयर। फिर हमारे पास है लो फूड इनटेक, तो इसमें क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है, इनएडिक्वेट है, डिलेड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग थी या फिर फूड इनटेक बहुत कम था या फिर फूड इनटेक जो था वो उसमें बहुत ज़्यादा लेस एनर्जी या प्रोटीन था। दिस अंडरलाइज 55% ऑफ द चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। तो लो फूड इनटेक इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर अंडर न्यूट्रिशन मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। फिर हम आते हैं सैम पे, सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? मरास्मस पढ़ेंगे। मरास्मस क्या होता है? सीवियर फॉर्म ऑफ वेस्टिंग, दिस इज अ मार्क्ड वेस्टिंग ऑफ फैट एंड मसल एज दीज टिश्यूज आर कंज्यूम्ड टू मेक एनर्जी, ठीक है। सो दे हैव बीन कंज्यूम्ड एंड फिर जो मसल का मास है वो कम हो गया है, ठीक है। सीवियर मरास्मस इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन। साइन क्या है सीवियर वेस्टिंग का? कि जो बच्चा है वो इतना थिन होगा कि उसकी स्किन और बोन मतलब उसके अंदर कोई फैट ही नहीं होगा, ठीक है। उनकी सीवियर वेस्टिंग होगी ऑफ शोल्डर, आर्म, बटक्स एंड थाइज, जितने भी जॉइंट्स वाले एरिया है वहाँ पे सीवियर वेस्टिंग हो जाएगी। द लॉस ऑफ ब्यूकल पैड ऑफ फैट,
क्रिएट्स द एजेड और रिंकलिंग अपीयरेंस दैट हैज़ बीन रेफर टू एज मंकी फेसेस। उसके फेस में भी कोई वो नहीं बचा, फैट नहीं बचा, सो विल हैव मंकी फेसेस। ठीक है, तो एक फिर हम आते हैं बैगी पैंट अपीयरेंस। क्या होता है आप देख सकते हैं, ये है मंकी लाइक फेसेस और ये है बैगी पैंट अपीयरेंस। ठीक है, ये क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्किन लूज हो जाती है ऑन द बटक्स एंड इट स्टार्ट्स टू हैंग। Even the axillary pad of hair is can be diminished, so affected child may be alert in spite of the condition, but there is no edema. Edema किस में होता है, क्वाशोरकर में होता है। तो मरास्मस इज प्योरली कि उसको हमने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, यानी कि इनिशियल डेज में हमने उसको मतलब था ब्रेस्ट फीड या फिर जितने भी फीड्स थी वो ढंग से नहीं दी हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस, पहले तो हम आते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर कम होगा तो पावर्टी होगी, और अगर पावर्टी होगी तो क्या क्या होगा, रिसोर्सेज ऑफ फूड सिक्योरिटी, कि फूड बन रहा है और उसके लिए ख़रीदने के लिए पैसा है। ठीक है, फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड, तो दैट इज़ नोन एज हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी। तो वो क्या डिटरमाइन करेगा, डाइटरी इंटेक। अगर ये सब कम होगा तो बच्चा कम खाएगा और उसको कम वेट मतलब कम वेट होगा, इट्स बी वेस्टेड। रिसोर्सेज फॉर केयर, ठीक है, अगर केयर गिवर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा है चाइल्ड के साथ, या फिर उसको नॉलेज नहीं है, या फिर उसको पता नहीं कि कब क्या खिलाना चाहिए, मतलब उसके पास रिसोर्सेज है पर नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मदर अपने बच्चे का ध्यान रखती है तो इस वजह से लो बर्थ वेट होगा उसका। ठीक है, देन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, जैसे कि सेफ वाटर सप्लाई हो गई, एडिक्वेट सैनिटेशन हो गया, हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी हो गया, एनवायरमेंटल सेफ्टी होगी, इससे हेल्थ स्टेटस हमें पता चल जाएगा, फिर हम उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अब मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बेसिक डिटर्मिनेंट्स हो गए, अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स हो गए एंड इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स हो गए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन में। अब अनकॉमन है बहुत ज़्यादा इंडिया में ड्यू टू सो मच ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। इसका मेन साइन होता है पिटिंग एडीमा। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू होता है, जनरली फीट्स एंड लेग्स में शुरू होता है, और जैसे जैसे एडवांस होता जाता है ये फेस और हैंड्स में आने लगता है। अब बिकॉज ऑफ एडीमा चाइल्ड हो सकता है मतलब हेल्दी लगे पेशेंट को, और उसको मतलब खाना पीना भी ठीक है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स को पता ना चले कि उसको क्वेश्चन हो गया या फिर वो वेस्टेड है। जनरल अपीयरेंस क्या है, तो जो चिल्ड्रन में है फैट शुगर बेबी अपीयरेंस। ठीक है, फैट शुगर बेबी अपीयरेंस मतलब मोटा बच्चा होगा वो खासा। इडीमा होगा सो माइल्ड टू ग्रॉस हो सकता है, एंड इट मे रिप्रेजेंट अप टू 5 to 20% ऑफ द बॉडी वेट। मसल वेस्टिंग की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, मसल वेस्टिंग हमेशा रहेगी, एंड इट इज़ ऑफन वीक, हाइपोटोनिक एंड अनएबल टू स्टैंड और वॉक। जो बच्चा है वो नहीं चल पाएगा। इसमें हमने बैगी पैंट्स अपीयरेंस भी देखी थी। फिर हम आते हैं स्किन चेंजेस में, तो क्या होगा, इंक्रीज पिगमेंटेशन होगी, डिस्क्वामेशन डिसपिगमेंटेशन होगी, इवन दे विल बी एनामल स्पॉट्स। ठीक है, पिगमेंटेशन में एनामल स्पॉट्स मिलेंगे, फ्लेकी पेंट मिलेगा ऑन द स्किन। ठीक है, जो पर्टिकुलर एरिया है जैसे बटक्स, पेरिनियम, अपर थाई, यहाँ पे पेटिके मिल सकते हैं एब्डोमेन में। ठीक है, फिर हम आते हैं पील ऑफ। ये क्या हो सकता है कि इतना ज़्यादा सेपरेशन हो गया कि इस वजह से कि जो ये स्किन है इट कैन पील ऑफ एंड कॉज अल्सरेशंस, एंड दिस अल्सरेशन रिजेंबल बर्न्स। म्यूकस मेम्ब्रेन लीजन्स की बात करें तो वी हैव स्मूथ टंग, किलियोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कॉमन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, किलियोसिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस, इट इज़ योर विटामिन B3 डेफिशिएंसी की वजह से है। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया। ठीक है, तो ए में आप देख सकते हैं, ए वाले में कि उसके बाल कितने वैसे हैं, मतलब काइंड ऑफ स्पार्स हैं, और एक फ्लैग अपीयरेंस होता है कि कुछ बाल पिगमेंटेड है और कुछ बाल अनपिगमेंटेड है, नॉन पिगमेंटेड है, सॉरी। फिर आप देख सकते हैं कि इसके कान के पास जो अंदर वाला एरिया टेम्पोरल बोन है वो हॉलोइंग हो रहा है, मतलब वो अंदर की तरह धंसा हुआ है। लॉस ऑफ ब्यूकल पैड ऑफ फैट एंड देन यू कैन सी बैगी पैंट अपीयरेंस। ठीक है, चेंजेस इंक्लूड डिसपिगमेंटेशन, लॉस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्ल्स एंड स्पार्सनेस ओवर टेम्पल एंड ऑक्सीपिटल रीजन। इसलिए हम हेयर्स को भी देखते हैं। हेयर विल लूज देयर लस्टर, आर ईजिली प्लकेबल। एक फ्लैग साइन होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें बहुत हाइपो पिगमेंटेड एंड हाई पिगमेंटेड हेयर मिलेंगे बच्चे में, और जो बच्चा है उसकी ग्रोथ कैसे होगी, स्पर्ट्स में होगी। ठीक है, देन वी हैव, अब हम आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। सो जो बच्चा होगा वो अनहैप्पी होगा, एपैथेटिक होगा, इरिटेबल होगा और बहुत ज़्यादा रोएगा, एंड उसको खाना खिला पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। सो इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग। ठीक है, ट्रेमर्स आर सीन। ठीक है, जब रिकवरी होती है तो उस समय ट्रेमर्स भी दिखते हैं।
तो अब हम आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। तो उसे एनोरेक्सिया होगा, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है खाने में, ठीक है, और इसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है कभी कभार। अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा क्योंकि एडिमा हो रहा है। जो स्टूल्स है वो वाटरी या सेमी सॉलिड होंगे, बल्कि होंगे, उनका पीएच लो होगा एंड उसमें अनअब्जॉर्ब्ड शुगर्स रहेंगे। फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया हमेशा ही इन बच्चों में मिलता है, ठीक है। फाइंडिंग कैसे होंगी इनकी? एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड एंड पेल एक्सट्रीमिटीज़ होंगी ड्यू टू सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी, और बहुत देर के लिए ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड हाइपोटेंशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा, अमीनो एसिड यूज आ सकता है एंड इट इज़ इनएफिशिएंट एक्सक्रीशन ऑफ एसिड ओवरलोड। फिर मराज़मिक क्वाशियोकर क्या होता है, जिसमें दोनों फॉर्म्स होते हैं, मराज़मिक और क्वाशियोकर के दोनों टाइप्स के मतलब सिम्टम्स मिल जाते हैं। फिर हम आते हैं सैम में, ठीक है। तो सैम कितने बच्चों में देखा चले? टिल 59 मंथ्स ऑफ एज सैम देख सकते हैं। 3 क्राइटेरिया होते हैं। फिर होता है वेट फॉर हाइट, ठीक है। वेट फॉर हाइट कितना होना चाहिए? लेस देन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हो गया हमारा सीवियर टाइप, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बाइपेडल एडिमा, ये इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरियाज। फिर हमारे पास बाइपेडल एडिमा, ठीक है। और फिर हो गया हमारा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस दैट शुड बी बिलो 11.5 सेंटीमीटर। किससे मेजर करते हैं? शाकर स्टेप से करते हैं। और बच्चा अगर 6 साल से मतलब 6 महीने से छोटा है तब ये आर्म सर्कमफ्रेंस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, ठीक है। सैम के जिन बच्चों को सैम होता है ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है फॉर डेथ, डेबिलिटेटिंग अंडर न्यूट्रिशन। और किस से डेथ हो सकती है? डायरिया, निमोनिया, सेप्सिस, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन एंड दे रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। मैनेजमेंट ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या है? माइल्ड मॉडरेट सीवियर तो हम कर सकते हैं मैनेज, पर सीवियर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हमें मिलता है तो उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं माइल्ड और मॉडरेट में। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एनर्जी, ठीक है। और कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 150 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, ठीक है। न्यूट्रिशियस होम फूड इज़ रिकमेंडेड। अगर बच्चा ब्रेस्ट फेडिंग है तो ब्रेस्ट फेड होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंट फीडिंग करेंगे। और इसमें मैंने मार्क कर रखा है कि फ्रीक्वेंट फीडिंग कितनी होती है? 7 times a day एंड इट इज़ नेसेसरी। न्यूट्रिएंट डेंस अब्जॉर्प्शन फूड enables child to consume and maximize the absorption of nutrients in order to fulfill the requirement of energy and all essential nutrients। तो खाना भी मतलब अच्छा खासा देना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा रिच हो, मतलब हमारे न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी के मामले में। मिल्क एंड एग आर एक्सीलेंट एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स फॉर चिल्ड्रन। अब प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 grams पर केजी पर डे। तो टोटल कितना होना चाहिए? 150, और उसमें से 3 ग्राम पर केजी इज़ योर प्रोटीन। द बेस्ट मेजर ऑफ द एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट malnutrition इज वेट गेन। जितना ज़्यादा वेट गेन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सक्सेसफुल रहेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर हम सैम आते तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 6 महीने से 59 years ऑफ मंथ में हम सैम को करते हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर मेनली दीज पीपल हु बेबीज़ हु आर मोर देन 6 months। तो इसमें हम क्या देखेंगे? एक तो हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? आगे भी आएंगी, एक बार ही पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे सीवियर एडिमा होगा, लैक ऑफ एपेटाइट होगी, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होंगे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे कि सीवियर अनीमिया, निमोनिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, सेरेब्रल पाल्सी, ट्यूबरकुलोसिस, HIV एंड हार्ट डिजीजेज। तो बच्चे को हम जल्दी से रेफ़र कर देंगे इन पेशेंट मैनेजमेंट में। जितने भी माइल्ड और मॉडरेट वाले सीवियर केसेस होते हैं ना, माइल्ड मॉडरेट केसेस, दे आर ऑल ट्रीटेड एट योर होम। पर जो सीवियर होते हैं दे आर नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो आप ये चार्ट दे सकते हैं। इस चार्ट में वही है कि तीनों क्राइटेरिया जो हमने पढ़े हैं, कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट है कि नहीं है, और इसमें IMNCI को भी हम कंसिडर करते हैं। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड सैम है तो घर पे रखो, अगर कॉम्प्लिकेटेड सैम है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, सिंपल। गुड एपेटाइट इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन होम केयर ऑफ चाइल्ड विथ सैम बिकॉज ओरल इंटेक और ऑफ एडिक्वेट एनर्जी डेंस फूड्स इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर रिकवरी। तो घर पे तो रखो ही रखो, पर अच्छा एपेटाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं कि आप खाना ही खिलाए, मतलब बच्चे को खाने का मन भी होना चाहिए, ठीक है। दैट कैन जो हमारा ट्रीटमेंट उसमें 4 चांद लगा देता है। देन फैमिली इज़ काउंसिल एंड फुली इंगेज। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स लाइक आशा वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द फैमिली। सप्लाई ऑफ एडिक्वेट होम फूड एंड रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये RUTF क्या होता है? रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड।
पीरियोडिक मॉनिटरिंग करेंगे फॉर ग्रोथ एंड मेडिकल कंडीशन सो दैट वी कैन बी अश्योर्ड। अब देखो जो हमारा ये है ना रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड, इसमें बस इतना याद कर लो कि इसमें एनर्जी कितनी होती है पर 100 ग्राम्स 543 किलो कैलोरी होती है। इसमें क्या क्या होता है, पीनट पेस्ट, ठीक है, शुगर, मिल्क सॉलिड एंड वेजिटेबल ऑयल, और हम अपनी मर्ज़ी से जितना मिनरल विटामिन हो सकता है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो रेडी टू यूज़ जो फूड होता है, इट अवॉइड्स कम्बरसम प्रिपरेशन ऑफ रेसिपीज़ एट होम इन अ प्रैक्टिकल ऑप्शन, इज़ अ प्रैक्टिकल ऑप्शन कि क्या बनाए बच्चे के लिए कि जो इतना हेल्दी भी हो और छोटा भी हो, मतलब स्मॉल फीड्स में भी दे सके। तो इससे हम RUTF देते हैं बिकॉज इट इज़ रेडी मेड, ठीक है। इट हैज़ अ पेस्टी स्मूथ कंसिस्टेंसी एंड अ वेरी गुड टेस्ट, एंड जो बच्चा इसको ईजिली खा भी सकता है, डाइजेस्ट भी कर सकता है। इट इज़ कम, आप लोग के लिए भी इसको बना सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो अवेलेबल कमर्शियली। Family will invariably need close facilitation and guidance by ASHA, ANM and आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो जो ये होते हैं आशा वर्कर्स होते हैं, दे हैव टू गो एंड कॉन्टैक्ट दैट होम एवरी डे इनिशियली, और जब बच्चे की हालत ठीक होने लगे तो ट्वाइस अ वीक जाके होम विजिट करनी होती है बच्चे को, ठीक है। एवरी चाइल्ड दैट इज़ ऑन सैम, उसको ये इंटरवेंशन देते हैं। पहले तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलाएंगे बिकॉज इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, सो विल गिव अमॉक्सिसिलिन फॉर 5 days, मेगा डोज ऑफ विटामिन ए, ठीक है, इन 1000, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, इन क्लिनिकल डेफिशिएंसी जैसे कि ज़ेरोफ्थेल्मिया, बिटोस्पॉस एंड केराटोमलेशिया, एंड एल्बेंडाजोल देना भी ज़रूरी है अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है, ताकि वर्म इन्फेस्टेशन को हम कम कर सकें। थैंक यू।